8 साल बाद आईपीएस बनकर लौटा पत्नी। ईंट भट्टे पर मजदूरी करते पति को देख आंसू छलक आए। फिर जो हुआ दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की चहचहाट पूरे गांव को जगाने लगी थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके सामने मिट्टी का आंगन और एक पुरानी चारपाई पड़ी रहती थी। उसी झोपड़ी में रहता था राघव। राघव गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में लोग कहते थे कि राघव जैसा सीधा और मेहनती लड़का पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। उस दिन सुबह सुबह राघव आंगन में बैठा अपने पुराने जूते सिल रहा था। तभी अंदर से एक मधुर आवाज आई, राघव, चाय बन गई है। ये आवाज थी उसकी पत्नी कविता की। कविता पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद मेहनती लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना चमकता रहता था, आईपीएस बनने का सपना। कविता चाय लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, आज जल्दी काम पर जाना है क्या? राघव हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, आज ईंट भट्टे पर ज्यादा काम है। कविता ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से बोली, राघव, एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं पढ़ाई जारी रखूं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? राघव ने चाय का कप हाथ में रोका और कुछ सेकंड तक कविता की आंखों में देखता रहा। फिर बोला, तुम्हें क्या बनना है कविता? कविता की आंखें चमक उठीं। आईपीएस। ये सुनकर कुछ देर के लिए हवा जैसे रुक गई। आईपीएस, ये सपना किसी शहर की अमीर लड़की के लिए भी बड़ा होता है, और यहां एक गरीब मजदूर की पत्नी ये सपना देख रही थी। लेकिन राघव ने एक पल भी देर नहीं की। वो मुस्कुराया और बोला, तो फिर बनो। कविता चौंक गई। लेकिन पैसे? उसकी चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। राघव हंस पड़ा। मेहनत करने के लिए ही तो पैदा हुआ हूं। कविता की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, राघव, अगर मैं सच में आईपीएस बन गई ना, तो सबसे पहले तुम्हें सलाम करूंगी। राघव ने मजाक में कहा, अरे नहीं, तब तो मैं डर जाऊंगा। मेरी ही पत्नी मुझे जेल में डाल देगी। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छिपा था। संघर्ष की शुरुआत उस दिन से राघव ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। वो सुबह 5 बजे उठता, दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता, शाम को खेतों में काम करता और रात को गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, ताकि कविता की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। कविता भी दिन रात पढ़ाई करती। कभी कभी बिजली नहीं होती तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे राघव, तेरी बीवी आईपीएस बनेगी? पहले घर तो ठीक से चला ले, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? लेकिन राघव कभी जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुराता और अपने काम में लग जाता। एक दिन एक शाम कविता किताब पढ़ रही थी। राघव थका हुआ घर लौटा। उसके हाथों में छाले थे, कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। कविता ने देखा तो उसकी आंखें भर आई। इतनी मेहनत मत करो, राघव मुस्कुराया। तुम आईपीएस बन जाओ, फिर मैं आराम करूंगा। कविता बोली, तुम भी पढ़ सकते थे, तुमने मेरी पढ़ाई के लिए सब छोड़ दिया। राघव ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। यह सुनकर कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। परीक्षा का दिन 2 साल बाद। वो दिन आ गया जिसका दोनों को इंतजार था। यूपीएससी की परीक्षा। कविता शहर गई। राघव ने उसके लिए बस का टिकट खरीदा था। जब बस चलने लगी तो कविता खिड़की से बाहर झुककर बोली, राघव, अगर मैं फेल हो गई तो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर से कोशिश करेंगे। और अगर पास हो गई तो पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। बस चल पड़ी। राघव काफी देर तक सड़क पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। 3 महीने बाद परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। पूरा गांव उत्सुक था। कविता और राघव दोनों घबराए हुए थे। राघव के पास स्मार्टफोन नहीं था। वो गांव के साइबर कैफे में गया। कंप्यूटर पर रिजल्ट खुला। उसने रोल नंबर डाला। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही। फिर राघव की आंखें फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पढ़ा, कविता राघव,
यूपीएससी क्वालिफाइड राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागता हुआ घर पहुंचा। कविता घबराकर बाहर आई। क्या हुआ? राघव हंसते रोते बोला, तुम आईपीएस बन गई हो। कविता जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर अचानक वो रोते हुए राघव से लिपट गई। हम जीत गए राघव, हम जीत गए। उस दिन पूरे गांव में मिठाई बंटी। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रात के करीब 11 बजे थे। राघव बाहर चारपाई पर सो रहा था। अचानक गांव में कुछ लोग आए। वे कविता से मिलने आए थे। कविता बाहर आई। उनमें से एक आदमी बोला, मैडम, अब आपको ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना होगा। कविता खुश थी। लेकिन उसी आदमी ने एक और बात कही, लेकिन एक सलाह है। क्या? अगर आप सच में बड़ा अधिकारी बनना चाहती हैं, तो आपको अपनी जिंदगी के कुछ पुराने रिश्ते पीछे छोड़ने होंगे। कविता चौंक गई। क्या मतलब? उस आदमी ने धीरे से कहा, आपकी इमेज एक गरीब मजदूर की पत्नी के साथ अच्छी नहीं लगेगी। यह सुनकर कविता का दिल जैसे रुक गया। उसने राघव की तरफ देखा। राघव चुप था। वो बस आसमान की तरफ देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, कविता, तुम जाओ। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन राघव मुस्कुराया। तुम्हारा सपना सबसे बड़ा है। उस रात कविता दिल्ली चली गई और राघव गांव में अकेला रह गया। उसे नहीं पता था कि आने वाले 8 साल उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। और एक दिन जब वही कविता आईपीएस बनकर वापस लौटेगी और अपने पति को ईंट भट्टे पर मजदूरी करते देखेगी, तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। दूरी जो मजबूरी बन गई दिल्ली, एक बिल्कुल अलग दुनिया। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर जगह भागती हुई जिंदगी। यही शुरू हुई थी कविता की आईपीएस ट्रेनिंग। पहली बार जब वो पुलिस अकादमी के गेट के अंदर गई, तो उसके कदम थोड़े कांप रहे थे। इतने बड़े बड़े अफसरों के बीच वो एक छोटे से गांव की लड़की थी। लेकिन उसके मन में एक आवाज थी, तुम्हें राघव के सपने के लिए जीतना है। अकादमी का पहला दिन सुबह 4 बजे सीटी बजी। उठो, परेड ग्राउंड में 10 मिनट में पहुंचो। सभी ट्रेनिंग ऑफिसर बाहर निकल आए। कविता भी दौड़ती हुई पहुंची। परेड, दौड़, फिजिकल ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग, कानून की पढ़ाई। दिन बहुत कठिन था। शाम को जब सब थककर अपने कमरों में लौटे तो कविता बिस्तर पर बैठ गई। उसने मोबाइल उठाया। उसने राघव का नंबर डायल किया। फोन कुछ देर तक बजता रहा। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। वो आवाज सुनते ही कविता की आंखें भर आई। राघव, कैसी हो? बहुत थक गई हूं। राघव हंस पड़ा। आईपीएस बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कविता ने धीरे से पूछा, तुमने खाना खाया? हां, लेकिन यह झूठ था। उस दिन राघव ने सिर्फ एक सूखी रोटी खाई थी। लेकिन वो कविता को कभी अपनी तकलीफ नहीं बताता था। गांव की जिंदगी उधर गांव में। राघव का जीवन पहले से ज्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि अब लोग ताने और भी ज्यादा मारने लगे थे। अरे राघव, अब तो तेरी बीवी अफसर बन गई। वो शहर में रहेगी, तुझे भूल जाएगी। तू अभी भी ईंट ढो रहा है। राघव बस मुस्कुराकर कहता, वो मेरी पत्नी है, मुझे नहीं भूलेगी। लेकिन कभी कभी रात को जब वो अकेला चारपाई पर लेटा होता, तो उसके दिल में भी डर पैदा हो जाता। 1 साल बाद कविता की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी। वो अकादमी की सबसे मेहनती कैडेट्स में से एक बन चुकी थी। एक दिन ट्रेनिंग ऑफिसर ने कहा, कविता, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर इसी तरह मेहनत की तो तुम टॉप कर सकती हो। यह सुनकर कविता खुश हो गई। उसने तुरंत राघव को फोन किया। राघव, पता है क्या हुआ? क्या? मैं अकादमी की टॉप कैडेट बन सकती हूं। राघव खुशी से चिल्ला पड़ा, सच में? हां, तो फिर पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। कविता हंसने लगी। लेकिन उसी समय कमरे में उसकी दोस्त रिया आई। रिया एक अमीर परिवार की लड़की थी। उसने कहा, कविता, तुम अभी भी उस गांव वाले पति से बात करती हो? कविता ने कहा,
हाँ, वो मेरे पति हैं। रिया हंस पड़ी। तुम अब आईपीएस बनने वाली हो। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। कविता चुप हो गई। उसे रिया की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बातें उसके दिमाग में बैठने लगी। दूसरी तरफ गांव में उस साल बहुत बड़ी बारिश हुई। ईंट भट्टा बंद हो गया। राघव के पास काम नहीं रहा। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए, लेकिन वो फिर भी कविता को फोन पर कहता, सब ठीक है। एक दिन गांव के साहूकार ने कहा, अगर पैसे चाहिए तो जमीन गिरवी रख दो। राघव ने मना कर दिया, क्योंकि वही जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। शहर का संघर्ष। राघव शहर आया। वो एक ईंट भट्टे पर मजदूर बन गया। दिन भर 12 से 12 घंटे काम करता। हाथों में छाले पड़ गए। कभी कभी तो इतना थक जाता कि खाना खाने की भी ताकत नहीं रहती। लेकिन हर महीने वो कुछ पैसे बचाकर कविता के खाते में भेज देता और फोन पर कहता, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। कविता को लगता था कि राघव अभी भी गांव में ठीक ठाक जीवन जी रहा है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में मजदूरी कर रहा है। ट्रेनिंग का आखिरी साल। अब कविता की ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी। वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसकी चाल, उसकी भाषा, उसका रहन सहन सब बदल चुका था। एक दिन अकादमी में एक बड़ा कार्यक्रम था। कई बड़े अधिकारी आए हुए थे। वही एक अधिकारी ने कविता से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? कविता कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। अधिकारी ने फिर पूछा, और पति? कविता चुप हो गई। उसे अचानक रिया की बातें याद आने लगी। एक मजदूर पति तुम्हारी इमेज खराब कर देगा। उसने धीरे से कहा, वो गांव में रहते हैं। उधर राघव। उस रात राघव बहुत बीमार था। उसे तेज बुखार था, लेकिन वो फिर भी ईंट ढो रहा था। मालिक ने कहा, अगर काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। राघव चुपचाप काम करता रहा। रात को जब वो झोपड़ी में लौटा तो उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। उसने मोबाइल उठाया, कविता को फोन किया, लेकिन उस दिन कविता बहुत व्यस्त थी। फोन नहीं उठा। राघव ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, वो व्यस्त होगी। और वो बिना खाना खाए सो गया। समय गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे 8 साल बीत गए। कविता अब एक सफल आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। उसका नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन इन 8 सालों में वो सिर्फ 2 बार ही गांव गई, और हर बार कुछ ही घंटों के लिए। राघव कभी शिकायत नहीं करता था। वो बस दूर से उसे देखता और मुस्कुरा देता। वो दिन 8 साल बाद कविता को एक जिले में एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाकर भेजा गया। जिला वही था जहां कभी उसका गांव हुआ करता था। जब उसकी गाड़ी जिले में दाखिल हुई तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे अचानक राघव की याद आने लगी। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। सड़क के किनारे कई ईंट भट्टे थे। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी। वो आदमी ईंटों का भारी बोझ उठा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप से काला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। वो आदमी राघव था। कविता की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। गाड़ी तुरंत रुकवाई। वो तेजी से नीचे उतरी और कांपती आवाज में बोली, राघव। राघव ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने पूरे जिले की आईपीएस अधिकारी खड़ी थी, और वही उसकी पत्नी थी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर कविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव के साथ इन 8 सालों में क्या क्या हुआ है, और जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। सच्चाई जिसने कविता को तोड़ दिया। ईंट भट्टे के पास धूल उड़ रही थी। गर्मी इतनी तेज थी कि जमीन से जैसे आग निकल रही हो। मजदूर लगातार ईंटें ढो रहे थे। उसी धूल और गर्मी के बीच खड़ी थी
जिले की आईपीएस अधिकारी कविता, और सामने फटे कपड़ों में पसीने से भीगा हुआ उसका पति राघव खड़ा था। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थी, जैसे 8 साल का सारा समय एक पल में सामने आ गया हो। कविता की आवाज कांप रही थी। राघव, तुम यहां? राघव कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हां, यही काम करता हूं। कविता की आंखें भर आई। लेकिन तुम तो गांव में थे, राघव ने धीरे से कहा। गांव में काम नहीं था, इसलिए शहर आ गया। कविता का दिल टूटने लगा। उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ मजदूर ही मजदूर थे। कुछ औरतें भी ईंट ढो रही थी। बच्चे भी मिट्टी में खेलते हुए काम कर रहे थे। उसने फिर राघव की तरफ देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राघव मुस्कुराया। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। कविता के आंसू कविता अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। राघव, तुम इतने सालों से मजदूरी कर रहे हो? राघव ने हल्के से सिर हिलाया। हां, और मुझे कभी बताया भी नहीं। राघव ने कहा, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना था। तुम्हारा सपना ज्यादा जरूरी था। यह सुनकर कविता जैसे टूट गई। उसने धीरे से कहा, मेरे सपने के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। राघव तुरंत बोला, नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि तुम आज आईपीएस हो। भट्टे का मालिक उसी समय भट्टे का मालिक वहां आ गया। वो मोटा सा आदमी था। उसने गुस्से में कहा, अरे राघव, काम क्यों रोक रखा है? फिर उसने कविता को देखा। उसने पहचान लिया कि वो कोई बड़ी अधिकारी है। वो तुरंत नरम हो गया। मैडम, नमस्ते। कविता ने ठंडी नजर से उसे देखा। ये लोग कितने घंटे काम करते हैं? मालिक घबराकर बोला, मैडम, बस 8 घंटे। तभी पीछे से एक मजदूर बोल पड़ा, मैडम, 12 घंटे काम करवाते हैं। मालिक तुरंत चिल्लाया, चुप रहो। कविता की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने अपने गार्ड से कहा, सारी जानकारी निकालो। अगर कानून के खिलाफ कुछ भी मिला तो कार्रवाई होगी। मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव की हालत कविता ने देखा। राघव के हाथों में गहरे घाव थे। हथेलियां फटी हुई थी। कंधों पर लाल निशान थे। उसका शरीर बहुत दुबला हो गया था। वो वही राघव था, लेकिन अब पहले जैसा मजबूत और खुशमिजाज नहीं दिख रहा था। कविता की आवाज भर्रा गई, राघव, तुमने खुद का इतना बुरा हाल क्यों होने दिया? राघव मुस्कुराया, कुछ नहीं हुआ, बस मेहनत की है। लेकिन सच कुछ और था। वो राज कविता ने अचानक पूछा, राघव, तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे थे? राघव थोड़ा चौंका। कौन से पैसे? जो हर महीने मेरे खाते में आते थे। राघव चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, वो मैंने ही भेजे थे। कविता हैरान रह गई। लेकिन तुम मजदूरी करते हो, फिर इतने पैसे? राघव ने नजरें झुका ली। कुछ सेकंड तक वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, मैं रात को भी काम करता था। क्या मतलब? दिन में भट्टे पर और रात को गोदाम में सामान उठाने का काम। कविता की आंखें फैल गई। तुम दिन रात काम करते थे? राघव ने सिर हिलाया। हां, क्यों? राघव ने शांत आवाज में कहा, ताकि तुम्हारी पढ़ाई कभी पैसों की वजह से ना रुके। कविता अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। एक और सच्चाई कविता ने धीरे से पूछा, और तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? राघव मुस्कुराया, क्यों करता? क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं थी। राघव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम कभी दूर नहीं थी, तुम हमेशा मेरे दिल में थी। यह सुनकर कविता का दिल जैसे फट गया। मजदूरों की बातें पास खड़े कुछ मजदूर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा मजदूर बोला, मैडम, ये आदमी बहुत अच्छा है। कविता ने पूछा, कैसे? बूढ़ा बोला, जब भी किसी मजदूर के घर में परेशानी होती है, ये अपनी कमाई दे देता है। एक और मजदूर बोला, पिछले साल मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए भी पैसे दिए थे। कविता हैरान रह गई। इतनी गरीबी में भी राघव दूसरों की मदद करता था।
अचानक उसी समय राघव को जोर से खांसी आने लगी। वो झुक गया और उसके मुंह से खून निकल आया। कविता डर गई। राघव! वो तुरंत उसके पास दौड़ी। ये क्या हुआ? राघव ने जल्दी से मुंह पोंछ लिया। कुछ नहीं, बस खांसी है। लेकिन बूढ़ा मजदूर धीरे से बोला, मैडम, इन्हें कई महीनों से खांसी है। कविता घबरा गई। तुमने डॉक्टर को दिखाया? राघव चुप रहा, फिर बोला, समय नहीं मिला। असल में उसके पास पैसे नहीं थे। अस्पताल कविता ने तुरंत गाड़ी मंगवाई। अभी अस्पताल चलेंगे। राघव बोला, नहीं, काम बाकी है। कविता गुस्से में बोली, बस। उसकी आवाज में एक अफसर का आदेश था। राघव चुप हो गया। उसे गाड़ी में बैठाया गया। जब गाड़ी चलने लगी तो राघव खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे शायद अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है। अस्पताल की रिपोर्ट अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की। कुछ टेस्ट हुए। रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगा। कविता बाहर बेचैनी से बैठी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। कविता ने घबराकर पूछा, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर ने धीरे से कहा, इनको फेफड़ों की गंभीर बीमारी है। कविता का दिल धड़कने लगा। कितनी गंभीर? डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो खतरा हो सकता है। कविता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ में आ गया, राघव ने अपनी जिंदगी उसकी सफलता के लिए दांव पर लगा दी थी। राघव की बात जब कविता कमरे में गई, राघव बिस्तर पर बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था। इतना परेशान मत हो। कविता रोते हुए बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? राघव ने धीरे से कहा, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। राघव ने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन उसके दिल में एक डर था। उसे लगता था शायद अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कविता की जिंदगी पूरी तरह बदल देगी। और अगले दिन पूरा जिला उस घटना की चर्चा करेगा जब पत्नी नहीं, एक आईपीएस अधिकारी जाग उठी। अस्पताल के कमरे में हल्की सी दवा की गंध फैल रही थी। राघव बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और सामने कुर्सी पर बैठी थी आईपीएस अधिकारी कविता। लेकिन उस समय वो सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक टूटी हुई पत्नी भी थी। उसकी आंखें लगातार नम थी। वो बार बार राघव का हाथ पकड़ लेती, जैसे डर हो कि कहीं वह हाथ छूट ना जाए। रात की बात रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल में शांति थी। कविता धीरे से बोली, राघव, सच सच बताओ, तुम इतने बीमार कब से हो? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, लगभग 1 साल से। कविता चौंक गई। 1 साल से? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत व्यस्त रहती हो। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। यह सुनकर कविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम हमेशा मेरी चिंता करते रहे। और मैं? उसकी आवाज रुक गई। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया कविता। तुम अपना सपना पूरा कर रही थी। एक मजदूर की सच्चाई उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। एक बूढ़ा मजदूर अंदर आया, वही मजदूर जो भट्टे पर काम करता था। उसने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताओ। कविता ने सिर उठाया। हां, बोलिए, बूढ़ा आदमी बोला। राघव की बीमारी सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं है। कविता चौंक गई। तो फिर? बूढ़े ने धीरे से कहा, भट्टे का मालिक मजदूरों को जहरीली मिट्टी और केमिकल के बीच काम करवाता है। क्या? हां मैडम, वहां धुआं और जहरीली गैस निकलती है। कई मजदूर बीमार हो चुके हैं। कविता की आंखों में गुस्सा भर गया। तुमने शिकायत क्यों नहीं की? बूढ़ा आदमी दुखी आवाज में बोला, मैडम, गरीब आदमी की शिकायत कौन सुनता है? कविता कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब वहां सिर्फ एक रोती हुई पत्नी नहीं थी, वहां एक आईपीएस अधिकारी बैठी थी।
सुबह का तूफान। अगली सुबह जिले के पुलिस स्टेशन में अचानक हलचल मच गई, क्योंकि खुद एसपी कविता ने आदेश दिया, ईंट भट्टे पर तुरंत रेड, छापा मारो। कई पुलिस गाड़ियां भट्टे की तरफ दौड़ पड़ी। भट्टे का मालिक घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। कुछ ही देर में पूरा इलाका पुलिस से घिर गया। कविता खुद वहां पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सच्चाई सामने आई, जांच शुरू हुई और थोड़ी ही देर में सच्चाई सामने आ गई। भट्टे में कई गैरकानूनी चीजें हो रही थी। मजदूरों से 12-14 घंटे काम कराया जाता था। बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती थी। जहरीले केमिकल इस्तेमाल होते थे। मजदूरों को सुरक्षा के कोई साधन नहीं दिए जाते थे। कविता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने मालिक को बुलाया। मालिक डरते हुए बोला, मैडम, हम तो बस काम करवा रहे थे। कविता गरजते हुए बोली, काम या जुल्म? मालिक चुप हो गया। कविता ने आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। पुलिस ने मालिक को हथकड़ी लगा दी। पूरे इलाके में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे, नई एसपी बहुत सख्त है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं थी। यह लड़ाई एक पत्नी के दर्द की भी थी। मजदूरों की आंखों में उम्मीद। जब भट्टा बंद किया गया तो मजदूरों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक औरत रोते हुए बोली, मैडम, आपने हमें नरक से निकाल लिया। एक बूढ़ा आदमी बोला, भगवान आपको खुश रखे। कविता की आंखें भी भर आई। उसे लग रहा था शायद ये सब उसे पहले करना चाहिए था। अस्पताल में शाम को कविता फिर अस्पताल पहुंची। राघव बिस्तर पर बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था। आज बहुत बड़ा काम किया तुमने। कविता चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? राघव हंस पड़ा। पूरे शहर में खबर फैल गई है। कविता धीरे से बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। राघव ने सिर हिलाया। नहीं, ये सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ। एक डर। कुछ देर बाद कमरे में डॉक्टर आए। उन्होंने नई रिपोर्ट देखी। फिर गंभीर आवाज में बोले, इलाज शुरू करना होगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। कविता ने पूछा, राघव ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हम पूरी कोशिश करेंगे। यह सुनकर कविता का दिल बैठ गया। कविता का फैसला। उस रात कविता अस्पताल की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर शहर की लाइटें चमक रही थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। वो सोच रही थी, जिस आदमी ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो उसे खो देगी? उसी समय उसने एक फैसला लिया। वो वापस कमरे में गई और राघव के पास बैठकर बोली, राघव, हां, अब से तुम कहीं नहीं जाओगे। क्या मतलब? कविता मुस्कुराई। अब तुम मेरे साथ रहोगे। राघव ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम्हारी नौकरी? कविता बोली, नौकरी भी रहेगी, और तुम भी। जिस दिन एक आईपीएस अधिकारी ने अपने पति को सलाम किया, अस्पताल का कमरा शांत था। मशीनों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। राघव बिस्तर पर लेटा था और उसके पास बैठी थी उसकी पत्नी, आईपीएस अधिकारी कविता। उसकी आंखों में थकान भी थी और डर भी। पिछले कुछ दिनों से वो लगभग अस्पताल में ही रह रही थी। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे, लेकिन आज रिपोर्ट आने वाली थी और कविता के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। डॉक्टर की रिपोर्ट। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए। उनके हाथ में फाइल थी। कविता तुरंत खड़ी हो गई। डॉक्टर, क्या रिपोर्ट आ गई? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हां, आ गई है। कविता की सांसें तेज हो गई। राघव की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। कविता का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने धीरे से कहा, फेफड़े काफी खराब हो चुके हैं, लगातार जहरीली धूल और केमिकल के कारण। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। कविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। डॉक्टर, क्या वो ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा, इलाज चलेगा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लगेगा। यह सुनकर कविता की आंखों में हल्की उम्मीद जागी। राघव की मुस्कान। डॉक्टर के जाने के बाद कविता चुपचाप बैठ गई। राघव उसे देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, इतना मत रो, मैं ठीक हो जाऊंगा।
कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे हिम्मत देते हो। राघव हंस पड़ा, क्योंकि तुम मेरी बहादुर आईपीएस हो। कविता का पछतावा। कुछ देर बाद कविता धीरे से बोली, राघव, मुझे माफ कर दो। राघव ने हैरानी से पूछा, किस बात के लिए? मैं तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। राघव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा मेरे साथ थी। नहीं, कविता रोते हुए बोली, मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे तुम्हारी हालत का पता ही नहीं चला। राघव ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम मेरे साथ रहती तो शायद आईपीएस नहीं बन पाती, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सपना टूटे। ये सुनकर कविता फूट फूट कर रोने लगी। वो दिन कुछ हफ्तों बाद राघव की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, अगर ध्यान रखा जाए तो धीरे धीरे सुधार होगा। कविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फैसला किया, अब वो राघव को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। नया जीवन। कविता ने जिले में एक बड़ा फैसला लिया। उसने आदेश दिया, सभी ईंट भट्टों की जांच होगी, मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे, बच्चों से मजदूरी करवाना पूरी तरह बंद होगा। पूरा जिला इस फैसले की चर्चा करने लगा। लोग कहने लगे, ये एसपी सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत भी समझती है। गांव की वापसी। कुछ महीनों बाद कविता और राघव अपने पुराने गांव रामपुर लौटे। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गया, क्योंकि आज गांव की बेटी आईपीएस अधिकारी बनकर वापस आई थी। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने सभी को भावुक कर दिया। वो ऐतिहासिक पल। गांव के मैदान में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। सब लोग बैठे थे। कविता मंच पर खड़ी थी और सामने खड़ा था उसका पति राघव। कविता ने माइक उठाया। उसकी आवाज भावुक थी। आज लोग मुझे सलाम करते हैं, लेकिन सच ये है कि इस वर्दी के पीछे एक आदमी का त्याग छिपा है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। कविता ने राघव की तरफ देखा, फिर कहा, अगर राघव मेरे लिए मजदूरी ना करता, अगर वो दिन रात मेहनत ना करता, तो शायद मैं आज यहां खड़ी ना होती। ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। वो सलाम। अचानक कविता मंच से नीचे उतरी। वो सीधे राघव के सामने जाकर खड़ी हो गई। पूरा मैदान शांत हो गया। फिर आईपीएस अधिकारी कविता ने अपनी टोपी ठीक की और पूरे सम्मान के साथ अपने पति राघव को सलाम किया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। राघव खुद भी भावुक हो गया। उसने जल्दी से कविता का हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत करो। कविता मुस्कुराते हुए बोली, आज नहीं तो फिर कब? कहानी का संदेश। उस दिन पूरे गांव ने एक सच्चाई देखी। सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। उसके पीछे किसी का त्याग, किसी का प्यार और किसी का विश्वास छिपा होता है। और कविता हमेशा कहती थी, मेरी वर्दी की असली ताकत मेरे पति राघव है। कहानी का अंत। कुछ साल बाद राघव पूरी तरह ठीक हो गया। कविता अपने काम में और भी ईमानदारी से जुटी रही और दोनों ने मिलकर गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने ना छोड़े। और जब भी कोई कविता से पूछता, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहती, मेरे पति।